इंडियन स्पोर्ट्स में एक शब्द है जिसके बारे में जानते सभी लोग हैं, पर कोई अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता। ना एथलीट्स और ना कोचेस, स्टेरॉइड्स। जो स्क्रीन पर वीडियो आएगा ना, उसको ध्यान से देखना। Gaurav Mathur moves in front and others are not prepared to leave him off. ये है 2023 में नेशनल ओपन चैंपियनशिप्स की 5000 मीटर की रेस। यूजुअली स्पोर्ट्स में प्लेयर्स जीतने के लिए कंपटीशन करते हैं, पर इस वीडियो को ध्यान से देखो, इसमें कुछ अलग चल रहा है। 6 एथलीट्स कोशिश कर रहे हैं कि वो गलती से जीत ना जाए। भला क्यों? क्योंकि इन प्लेयर्स को पता चल गया कि उस सुबह एंटी डोपिंग ऑफिशियल्स उनके टूर्नामेंट में आ गए। इसका मतलब है कि जो भी टॉप 3 प्लेयर्स होंगे उनका एक टेस्ट होगा। इससे 6 प्लेयर्स कोशिश कर रहे थे कि वो गलती से जीत ना जाए। और ये कोई अकेला इंसिडेंट नहीं है। सितंबर 2023 में 100 मीटर रेस के लिए फाइनल हो रहा था दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप का, पर 8 में से बस एक प्लेयर भागने के लिए तैयार था, ललित कुमार। इसलिए ललित ने ये रेस अकेले भागी। और अभी तो कहानी खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्ते बाद ललित को एक ईमेल आ गया कि वो भी बैन हो गए हैं ड्रग्स लेने की वजह से। तो भैया चल क्या रहा है? एक तरफ अहमदाबाद में ओलंपिक्स होस्ट करने की बात हो रही है और दूसरी तरफ 8 में से 7 एथलीट्स भागते भी नहीं है क्योंकि उनका टेस्ट ले लिया जाएगा। इन सारी चीजों की जड़ है इंडियन स्पोर्ट्स में डोपिंग। India has been number 1 when it comes to doping offenses. रिसेंटली ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने भी कहा कि इंडियन एथलीट्स में डोपिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। एक्चुअली आज के टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है इंडिया में डोपिंग के उसमें। इनफैक्ट इन स्टेरॉइड्स को पकड़ने के लिए भी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जोनाथन सेल्वराज ने दिखाया कि कैसे आपको इंडिया के स्टेडियम्स में खुल्लम खुल्ला EGH और EPO जो बैन ड्रग्स है उनके डिब्बे मिल जाएंगे। तो डॉक्टर के पास भी नहीं रहता, इतना सलाह तो डॉक्टर के पास भी नहीं रहता। और इसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने बात करी एथलीट्स, कोचेस और डोपिंग एक्सपर्ट से इस प्रॉब्लम की जड़ को समझने के लिए। और सबसे पहले बात करते हैं ललित कुमार से, एक 23 साल का एथलीट जो अकेला भागा और फिर कुछ हफ्ते बाद बैन हो गया। ललित की कहानी एक्चुअली बस स्पोर्ट्स के बारे में नहीं है, वो लाइफ, अपॉर्चुनिटी और इन डिसीजंस के बारे में है जो लोग लेते हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और अगर आप अपने करियर में कंफ्यूज्ड हो तो मैं आपको 2 दिन की फ्री एक AI वर्कशॉप रेकमेंड करना चाहता हूँ बाय आउटस्किल। ये एक AI फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसको टॉप AI फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स ने बैक किया है। नॉर्मली इस वर्कशॉप की वैल्यू है 4,999 रुपीज़, पर मेरी ऑडियंस के लिए बिल्कुल फ्री है। ये वर्कशॉप होने वाली है इस वीकेंड सैटरडे संडे सुबह के 11 बजे से शाम के 7 बजे तक, यानी कि 16 घंटे की फ्री लाइव AI वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में आप सीखोगे 20 से ज़्यादा AI टूल्स के बारे में जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपने काम को ऑटोमेट करने के लिए। जैसे आप डेटा एनालिसिस कैसे कर सकते हो बिना कोडिंग के, एक्सेल और प्रेजेंटेशंस में AI को कैसे यूज किया जा सकता है, और आप नो कोड टूल्स के बारे में भी सीखोगे। इसके अलावा AI एजेंट्स कैसे डेवलप होते हैं, इमेज और वीडियो जनरेशन आप कैसे कर सकते हो, और अपनी प्रोडक्टिविटी आप कैसे कई गुना बढ़ा सकते हो। कई सेल्स प्रोफेशनल, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, HR, बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस ओनर्स या फिर फ्रीलांसर्स ने इन्हीं वर्कशॉप को यूज़ किया है अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो आपको भी वैल्यू मिल सकती है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस वर्कशॉप को लिया है, वो भी 40 से ज़्यादा कंट्रीज से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपना स्लॉट बुक करो और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। इंट्रोडक्टरी कॉल इस सेशन के बारे में होगा फ्राइडे शाम के 7 बजे, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। हम तो मतलब ऐसे बेबस हो गए कि 2 दिन तक तो हमें खाना भी ठीक नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। ऐसे लगता था कि क्या हो गया हमारे बच्चे के साथ। ये है ललित कुमार। उनकी स्पोर्ट्स जर्नी उनसे नहीं स्टार्ट हुई, बल्कि स्टार्ट हुई उनके पिताजी ओम प्रकाश की वजह से। ओम प्रकाश एक डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्कस थ्रो चैंपियन थे, जिनका सपना था कि वो एथलेटिक्स में देश के लिए मेडल जीतेंगे। क्योंकि उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया, उन्होंने ये सपना अपने बेटे को पास कर दिया। मैंने सोचा कि मैं रह गया तो मेरे बच्चे मतलब बढ़ने चाहिए। ये डिसीजन उनके लिए प्रैक्टिकल भी था। कक्षा जब ये 6 में चढ़े, जब हमने छोटे स्कूल थे, हमने कि बच्चों के लिए जो भी करना है हमें अपने बच्चों के लिए, और हम पे इतना पैसा बचेगा नहीं
कि जो हम इनकी रिश्वत में दे सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका हमने सोचा कि भाई एथलेटिक बनाएंगे हम अपने बच्चे को। गरीबी और सरकारी नौकरी के ख्वाब के साथ ही ललित की जर्नी स्टार्ट होती है। ये ललित है। ये ललित का घर है, एक छोटा सा मकान उत्तर प्रदेश के जेवर में। इसी घर पे आप पड़े हुए हैं? हाँ। छोटा सा घर है हमारा, तो इसमें ही हम गरीब आदमी। ललित ने स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना वो छोटी उम्र में स्टार्ट कर दिया था। ललित तो ये तुम्हारा गांव है ना? हाँ, बचपन बिल्कुल अच्छा था, यहाँ हम खेलते थे। मतलब कि अब तो ये थोड़ा डेवलप हो गया है, पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले बिल्कुल खाली खाली था। पर ललित एक्चुअली कुश्ती या फिर कबड्डी में घुसना चाहते थे, रनिंग में नहीं। मेरे को मन नहीं था बिल्कुल भी। पापा फिर भी डांट के भेजते थे, मम्मी भी डांटती थी, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि ये रनिंग करा रहे हैं। मेरे को बिल्कुल मन नहीं था। of India wins a bronze medal. लेकिन हाँ, कुश्ती वस्ती जो होती है, रेसलिंग होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मन था। एक दिन ललित के पिताजी ने उनको वादा किया कि अगर वो नेशनल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे तो उनको एक एंड्रॉयड फ़ोन मिलेगा। तो फ़ोन का उस टाइम क्या था कि एंड्रॉयड फ़ोन के लिए हम देखते थे दोस्तों के पास, क्योंकि पैसे वाले दो दोस्त थे मेरे, तो उनके पास था मतलब कि एंड्रॉयड फ़ोन। तो पापा बोलते हैं कोई नहीं, तगड़ा करेगा तू, सही रह तू। तो फिर वहाँ से मेरा सिल्वर मेडल आया था। सिल्वर मेडल के बाद पापा ने मेरे को फ़ोन दिलाया। और इसीलिए कई गरीब एथलीट्स रनर बनते हैं, क्योंकि कुश्ती या फिर रेसलिंग में आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस चाहिए होती है, ट्रेनिंग चाहिए होती है। जबकि कबड्डी में वो एक ग्रुप स्पोर्ट है, तो आपको दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। जबकि रनिंग आप खुद कर सकते हो बिना किसी इक्विपमेंट के। It was very good race. Track was very fast. And देयांत सिंह जो 4 टाइम यूथ नेशनल 800 मीटर के चैंपियन रह चुके हैं और आज एक कोच है, उन्होंने यही पैटर्न देखा अपने स्टूडेंट्स में। नॉर्मल फैमिली से या फिर बिलो नॉर्मल से आते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये गेम मतलब कि इसमें हमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस भागना है हमने। तो लेकिन भागने के साथ साथ बहुत चीज़ें जैसे रिकवरी का, डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तभी जाके परफॉर्मेंस आती है। कि ऐसा नहीं है कि इसमें भागना है और बहुत आसान है भागना। पर उस समय ललित सरकारी नौकरी के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि वो सोच रहे थे कि अगर मैं कंपटीशन जीतूंगा तो मेरे परिवार को थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। स्टेट में फिर क्लस्टर में मेडल आ गया था मेरा। फिर उसके बाद मेरी स्कूल की फ़ीस में 60% मेरी उन्होंने माफ़ कर दी थी, और जो एनुअल चार्जेस होते हैं वो भी बिल्कुल फ्री कर दिए थे। एक मेडल जीतने के बाद ये जेवर का एक लड़का फिर अपने सपने देखने लगा। ललित कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता और मेडल जीतता जाता। जैसे ही वो मेडल जीता, उसके सपने बड़े हुए। उस टाइम ये था कि जैसे कि नेशनल मेडल लेके आना है, पैसे मिलेंगे, घर वालों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएंगी। पर आप ये गलतफहमी मत पाल लेना कि इन एथलीट्स के सपने ओलंपिक मेडलिस्ट बनने के होते हैं। इनके सपने बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। स्पोर्ट्स कैरियर में क्या है कि जैसे कि हम नेशनल रिप्रेजेंट करते हैं। नेशनल रिप्रेजेंट करने के बाद हमारी अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती हैं, जिससे कि घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक हो जाती है। हम जैसे मैं गवर्नमेंट लग जाता हूँ तो मैं अपनी गेम को भी आगे कर सकता हूँ। ये चीज हमें दिल्ली के टॉप एथलेटिक कोच दिनेश रावत ने भी बताया। मेन जो गरीब लोग के होते हैं बेचारे, मेन उनका जॉब का होता है, कुछ मिल जाएगा यहाँ से हम जॉब पकड़ लेंगे आगे। और कुछ जो अच्छे लेवल के हो जाते हैं उसमें, तो फिर वो कंट्री के लिए करने की सोचते हैं कि हमने कुछ करना है। फर्स्ट तो आप मैंने जो लोअर मिडिल क्लास के जॉब सोच के आते हैं कि जॉब मिल जाएगा या कुछ होगा, इस तरह से मॉनेटरी बेनिफिट मिलेंगे इस तरह। इंडिया के एथलीट्स ये सपना नहीं देख रहे कि वो बीजिंग ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतेंगे। वो ये सपना देख रहे हैं कि उनको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, जिससे उनका घर ठीक हो जाएगा, उनके पेरेंट्स को थोड़ा पैसा मिल जाएगा, वो काम करना बंद कर देंगे। जैसे ललित का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कोटा के जरिए दाखिला लेने की। तो आगे पढ़ाई के लिए इसका 2 जगह सिलेक्शन हुआ, या तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो इसने डिसाइड किया कि भाई पापा दिल्ली फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, वहाँ हमें जानकारी भी मिलेगी और ट्रैक भी वहाँ सही मिलेगा। ललित ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को चुना, पर जैसे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे, उनको पता चला कि कंपटीशन जीतने के लिए बस मेहनत ज़रूरी नहीं है, बल्कि पैसा भी ज़रूरी है। ट्रेनिंग, कोचिंग, अकोमोडेशन और डाइट के लिए मोटी रकम चाहिए होती है। और इस पैसे को एकजुट करने के लिए ललित के पिताजी ने अपनी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ दी और वो ऑटो चलाने लगे। पापा ऑटो चलाते थे, मेरी वजह से पापा ने ऑटो लिया। मेरे को बहुत दुख हुआ कि मेरी वजह से पापा कहाँ से कहाँ क्या कर रहे हैं। इसका जाता था उस टाइम पर 6000 रुपये। ये घर का खर्च इसकी मम्मी चलाती है भैंस से, मैं नौकरी कर रहा था। ललित का परिवार हर महीने उनको 6000 रुपये ट्रांसफ़र करता ताकि वो ढंग का खाना खा सके। पर इस चीज़ के लिए ललित के पापा को ओवर टाइम काम करना पड़ा।
मेरे को कैसे, मैं यहाँ नहीं कर पाऊँगा तो पैसे कैसे आएंगे, पापा कहाँ तक देंगे, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उस टाइम पैसा होता तो मैं सोचता ही नहीं। रिसेंटली इंडिया के फॉर्मर बैडमिंटन चैंपियन पुलेला गोपीचंद ने कहा था कि अगर आप अमीर नहीं हो ना तो अपने बच्चे को कभी स्पोर्ट्स में नहीं जाने देना। उनको पता है कि साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और नीरज चोपड़ा जैसे नामों से लाखों लोग हमारे देश में इंस्पायर होते हैं, पर उनमें से ज्यादातर लोगों का कुछ हो नहीं पाता। जब हमने कई एथलीट से बात करी ना तो हमें पता चला कि उन सभी की कहानियों में ना 3 कॉमन चीजें। पहली चीज है कि वो एक एथलीट बनते ही इसने क्योंकि शायद उनके पिताजी का ये सपना था, या फिर इलाके में कोई फेमस हो गया, या फिर किसी सही कोच ने उनको एक बार देख लिया। मतलब ऐसे ही नॉर्मल लोकल गेम खेले थे, उसमें मेरा पोजीशन आ गई थी। फिर 2019 में मेरे सर ने बोला था फाइनल में टॉप 6 में आने के लिए, तो मैं टॉप 6 में आया। सर ने अपने पास मेरे को बुलाया। दूसरी चीज़ है कि मोस्ट एथलीट्स बहुत गरीब खानदान से आते हैं और उनका मानना है कि अगर ये लड़का या फिर लड़की गाँव में इतना अच्छा कर सकती है तो अगर उसको ढंग की रिसोर्सेज मिल जाएंगी शहर में तो वो तो मेडल जीत ही लेगी देश के लिए। और इसी सपने के साथ हजारों एथलीट्स दिल्ली आते हैं ये सपना साकार करने के लिए। पर शहर में आने के बाद एथलीट्स को पता चलता है कि शहर के तौर तरीके ना बहुत अलग है। इसलिए ललित के पिताजी लगातार उनके कोच को कॉल करते हैं। उस दिल्ली में जब ये चले गए, हम पूछते थे उनसे, भाई हमारे लड़का की कोई परेशानी है या कोई गलत आचरण तो नहीं है। हम उस इसका जो कोच थे उनसे लगातार संपर्क में रहते थे। और ललित इस प्रेशर से बेचारा हर दिन दबता था। उसने अपनी एजुकेशन भी छोड़ दी और बस एक चीज पर वो फोकस करता रहा, रनिंग पर। फाइनेंशियल कंडीशन भी मेरे साथ थी, ये मैं घर में बड़ा हूँ तो उसकी प्रेशर भी मेरे पे बहुत ज़्यादा था कि भाई मैं अभी रनिंग ही कर रहा हूँ, मेरी कोई अर्निंग सोर्स नहीं है तो मैं घर को आगे कैसे करूँगा। क्योंकि ललित का छोटा भाई भी उनको कॉल करके पूछता कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, पर ललित ये सोचता कि मैं किस मुंह से उसको बताऊँ कि भाई मेरे पास भी खुद पैसे नहीं है, मैं तुझे कैसे दूँ। पर ललित ने ट्राई किया कि वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके बस रनिंग पर फोकस करे, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो स्ट्रेस लेगा तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है सर, जैसे कि गेम करना है तो उसमें बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होना पड़ता ही है, क्योंकि एक 100 मीटर एथलीट को सर बिल्कुल माइंड बिल्कुल जब तक स्ट्रेस में रहेगा तो वो अपनी परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकता है बिल्कुल भी। पर ललित को पता नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में होने क्या वाला है। 2023 की दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप के लिए 8 लोग क्वालिफाई हुए थे फाइनल 100 मीटर रेस के लिए। विनर को मौका मिलेगा नेशनल्स में compete करने का और 3 लाख का कैश प्राइज भी। और ये कैश प्राइज ललित के लिए बहुत मायने रखता है। पापा ऑटो चलाते थे, मेरी वजह से पापा ने ऑटो लिया। मेरे को बहुत दुख हुआ कि मेरी वजह से पापा कहाँ से कहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने अपने जो ताऊ का लड़का था भैया ने, उन्होंने मेरे को 20,000 रुपये दिए थे स्पेक्स के लिए, मैंने वो लिए थे। 26 सितंबर को ललित ने अपना टिपिकल प्री रेस रूटीन फॉलो किया। उसने थोड़ा खाना खाया, पानी पिया और एक फॉर्म भरा जहां उसको बताना होता है कि उसने रेस से पहले खाया क्या। फिर उसने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी। पर ललित थोड़ी टेंशन में था, क्योंकि जहां उसका पर्सनल बेस्ट 11.18 सेकंड्स है, पिछले साल विनर की टाइमिंग थी 10.92 सेकंड। पर जैसे ही वो इसके बारे में सोच रहा था, उसको एक और झटका मिला कि उसके दूसरे एथलीट से उन्होंने कम्पीट करने से ही मना कर दिया, क्योंकि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के ऑफिशियल्स उधर आ गए थे और वो सारे एथलीट्स का यूरिन सैंपल लेंगे। अब ललित को डिसाइड करना था कि क्या वो अकेला भागेगा या फिर नहीं। उसके कोच ने उसको बताया कि वो नेशनल्स के लिए तो क्वालिफाई हो सकता है, पर उसको ना ही कुछ पैसा मिलेगा और ना कोई मेडल मिलेगा इस रेस के लिए। ललित ने डिसाइड किया कि वो रेस में भागेगा एंड ऑब्वियसली कंट्रोवर्सी हुई, बट ही क्वालिफाइड फॉर द नेशनल्स। पर ललित को ये नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी ऑफिशियल रेस हो सकती है। उसके सोलो रन के बाद एंटी डोपिंग ऑफिशियल्स ने उसका टेस्ट लिया। ललित को कोई घबराहट नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि उसने कुछ नहीं किया। पर कई हफ्तों के बाद एक ईमेल आया, एक बैंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड।
जो एक परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग है जो मसल बिल्डिंग और रिकवरी के लिए यूज़ किया जाता है, उसके लिए ललित का टेस्ट पॉजिटिव आया। उसके बाद बेल मिला मेरे को, मैं मेंटली डिस्टर्ब बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने किसी को नहीं बताया, मैं घर पे आया, मैंने कि घर चलता हूँ। सबसे पहले मैं नाडा ऑफिस गया। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा के ऑफिशियल्स ने कई सवाल पूछे ललित से कि आपने कब लिया था, क्या लिया था, क्यों लिया था। हर एथलीट जो पॉजिटिव पाया जाता है डोपिंग में, वो दूसरा टेस्ट भी करवा सकते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए, पर उसके लिए उनको 20,000 रुपये देने होते हैं, जो ललित के पास नहीं है। मेरे को तो सर मैं क्या बताऊँ, 3-4 महीने तो मेरे को बिल्कुल डिप्रेशन में। ललित पर 4 साल का बैन लगा दिया और मानो उसकी पूरी जिंदगी टूट गई। हम तो मतलब ऐसे बेबस हो गए कि 2 दिन तक तो हमें खाना भी ठीक नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। ऐसे लगता था कि क्या हो गया हमारे बच्चे के साथ। पर असली स्ट्रगल तो आया इस बैन के बाद, जब ललित ने नोटिस किया कि उसके आसपास लोग बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ये नहीं करता था, वो नहीं करता था, मेरी बात नहीं मानता था, सुनता नहीं था बिल्कुल भी। इधर लड़कियों के साथ घूम रहा है, उधर ये कर रहा है, ड्रिंक वगैरह कर रहा है। ललित ने कहा कि वो इन चीज़ों से तो लड़ भी लेगा, पर वो इस चीज़ से नहीं लड़ पाया कि उसने कब ड्रग लिया, कैसे लिया, कहाँ से आया। शक के घेरे में तो सर बहुत हैं। कोच सर भी आ जाते हैं हमारे, जो मेरे साथ के रहते हैं वो भी आ जाते हैं, और जो जिसने मेरे को पानी पिलाया था वो भी आ सकता है। आज भी ललित बोलता है कि उसने कुछ भी इल्लीगल जानबूझकर नहीं लिया। मैंने बोला मैं एक्सेप्ट क्यों करूँगा जब मैंने लिया ही नहीं है। मैं लेता तो मैं एक्सेप्ट कर भी लेता, क्योंकि 1 साल की बात है, 1 साल में तो कुछ भी हो सकता है। होता तो मैं दौड़ता ही नहीं। ललित ने ये ज़रूर कहा कि उसने मल्टीविटामिन्स लिए, प्रोटीन सप्लीमेंट्स लिए, मल्टीविटामिन्स, विटामिन सी और प्रोटीन्स मिलते थे। तो लेकिन क्या था मेरा कि जैसे ही कंपटीशन आता है पास में, तो 20 दिन पहले ही सब चीज़ छोड़ देता हूँ मैं। और अब उनको ये भी याद है कि रेस के पहले उनको डेंगू हुआ था और उन्होंने एंटीबायोटिक्स लिए थे, पर उनको ये नहीं पता था कि इन सब चीज़ों से वो बैन हो जाएंगे। पर ललित ने डिसाइड किया कि वो इस चीज़ की जड़ तक जाएगा। इसीलिए उसने नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, जो इंडिया का प्रीमियर कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें एडमिशन लिया, ये जानने के लिए कि वो क्यों बैन हुआ और कैसे। और अनफॉर्चुनेटली ना, ये इंडिया में स्पोर्ट्स की सच्चाई है कि प्लेयर्स के बीच अवेयरनेस ड्रग्स के बारे में बढ़ती है बैन होने के बाद, ना कि बैन के पहले। 2022 में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डोपिंग वायलेशंस हमारे देश में हुई, और इनमें से ज़्यादातर वायलेशंस जूनियर लेवल एथलीट्स और माइनर्स में देखी जाती है। अंडर 20 में आके पता चला, अंडर 20 खेला था मैंने, तब उसके बाद भी मेरे को पता चला है कि ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी भी हैं, क्या नहीं लेना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि उन लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या है ये सारी चीज़ें, मेडिसिन वगैरह। ये यंग एथलीट्स इतने इमेच्योर होते हैं कि उनको कोई परवाह नहीं होती कि वो क्या रिस्क उठा रहे हैं। वो तो हमारे नाडा की लिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी ना, नाडा वाले भी गाइड करते हैं, उनकी वर्कशॉप्स भी होती है कि इस तरह से ये बैन सब्सटेंस है, उनको बुलाते हैं बच्चों को, इसके क्या कि डोपिंग नहीं करने से तुम्हें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और तुम्हारे कैरियर यानी कि बॉडी यानी ख़राब हो सकती है, लड़कियों को तो खास तौर से इस तरह से, मतलब उसकी तो वर्कशॉप होती है। कोच रावत ने हमें बताया कि एक दिन उनके सामने एक 15 साल का लड़का आया था जो उनसे पूछ रहा था कि मैं परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए कौन से ड्रग्स लूँ। 15-20 मिनट पहले का ही केस है। एक बच्चा यानी कि छोटा बच्चा 15 साल का, तो मुझसे पहले तो प्राय लग रहा था, पहले भी क्वेश्चन कर देता डोपिंग के, उसको मना कर देता यार कुछ नहीं है इसमें, मेहनत करो इससे। अब परसों उसने वो पूछा HGH पता नहीं बड़ा खतरा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स है ना, जैसे कि मैंने क्यों किसने बताया तो क्या कह रहा नहीं मेरे को वो ऐसी कोई पूछ रहा हूँ। मैंने कहा अब तू ऐसा कर, यहाँ ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच, यहाँ से निकलो। उसको तो मैंने यानी इमीडिएटली बाहर कर दिया। सोशल मीडिया और यूट्यूब ने चीज़ें बद से बदतर कर दी हैं। आपको कई बेकार वीडियोस मिल जाएंगे जहां एथलीट्स को इंकरेज किया जा रहा है अनवेरिफाइड प्रोडक्ट्स लेने के लिए। डायनामोल के बारे में, इसमें मेठाजोन नाम से एक साल्ट आती है जो गेनिंग में यूज होता है, आप बल्किंग में यूज कर सकते हो इसको, ये साइज अप करने के लिए होता है। पहले इतना नहीं था, अब ज़्यादा हो गया। एक्चुअली यूट्यूब ये चैनल्स भी आ गए ना कि डोपिंग वोपिंग के बारे में बच्चे सुन लेते हैं और रिजल्ट जल्दी आते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं कि जल्दी, और नए कोचेज भी आ जा रहे हैं कि अपना रिजल्ट दिखाने के लिए कि बच्चे हमारे पास और आए हम करें, तो बच्चों को गलत गाइड कर देते हैं। जो एथलीट्स ये ड्रग्स जानबूझ कर लेते भी है ना, उनको भी नहीं पता होता कि वो कर क्या रहे अपने बॉडीज के साथ। पर जब पॉजिटिव रिजल्ट आता है ना, वो यूट्यूबर रोएगा नहीं, बल्कि एथलीट और उसका परिवार रोएगा। पर आप खुद सोचो कि जो मोस्ट एथलीट्स है वो गरीब है ना, वो खुद एजुकेटेड है ना उनके पेरेंट्स, वो डिपेंड करते हैं कोच पे। इस वाले माइनर वाले केसेस में बच्चा इतना नहीं होगा, क्योंकि बच्चा तो नया है, उसको कुछ पता ही नहीं है कैसे,
वो कोच बोल देगा, उसमें इसमें कोच की गलती है। कोच कहेगा कि हाँ तुम ये करोगे तो इससे कुछ नहीं होता, यार डोप में नहीं आता, ये नहीं आता, वो बोलेंगे, मगर उसको भी पेरेंट्स को बताना चाहिए बच्चे को ना आगे अपने। पर क्या कोच को कुछ पता है? कोचेस तो काफ़ी, अब कोचेस ज़्यादा हो गए हैं, कोर्सेज भी काफ़ी करा रहे हैं, यार देखने हर किसी को कोच नहीं बनाना चाहिए। अपने इनिशियल एज में खेला उसको पता ग्राउंड की पूरी रियलिटी क्या है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कैसे करना पड़ता है। कई तो ऐसी कोच बन गई स्टेट में मेडल नहीं है, कोच बने हुए हैं। कोच रावत कहते हैं कि दिल्ली में ही कई लोगों ने कोचिंग को एक धंधा बना दिया है। दिल्ली में इस टाइम, हमारी दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा इस तरह के केसेस है कि कोचिंग सब हर कोई कोचिंग कर दे रहा है, छोटे मोटे कोर्स कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद यानी क्लियर हो जाते हैं तो कोचिंग करने लग जाते हैं और उनको पता भी नहीं है कुछ इस तरह। कोचिंग भी यानी ढंग की करनी है, गाइडेंस सही नहीं कर रहे बच्चों को। कुछ कोचेस को तो जानकारी नहीं है, जबकि दूसरे कोचेस फायदा उठाते हैं एथलीट्स का। 1-2% ही कोच हैं जो ऐसे बच्चों को बोलते हैं कि मैं तेरे को ट्रेनिंग नहीं कराऊंगा, भगा देते हैं या गाइड करते हैं। नहीं तो ज़्यादातर बच्चे यही हैं कि वो चाहते हैं कि बच्चा आगे हमें ये बोले कि हमने दवाई खानी है, तो मतलब कि उनको दवाई बेच सकें। ऐसे बहुत कोच हैं। और आपको कई एथलीट्स की कहानी पता ही है, उन पर इतना प्रेशर है कि वो बस एक शॉर्टकट की तलाश में है। और ललित बोलता है कि ये सारी चीज़ें उनके सामने हुई है। स्टेडियम में रहता था तो मेरे से बोलते थे भाई अब तो तेरी पीक आ रही है, अब तू ले ले दवाई, इंजेक्शन वगैरह लगा ले, गोली वगैरह ले ले, सामान चढ़ा ले। कोचेस से लेकर एथलीट से सबसे पूछोगे ना कि सामान चढ़ाने का क्या मतलब होता है, बच्चा बच्चा आपको बता देगा। ललित कहता है कि किसी ने उसको बताया ही नहीं कि क्या सही है और क्या गलत, ना कोई गाइडेंस ना कोई ओरिएंटेशन। और ये कंफ्यूजन बस छोटे मोटे एथलीट्स में ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल्स में भी है। डॉक्टर PCM चंद्रन, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड ऑफ मेडिसिन रह चुके हैं, वो कहते हैं कि ये पूरा सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। फॉर एवरी स्पोर्ट देयर इज डिफरेंट मेडिकेशंस सेट। सेम ड्रग एक स्पोर्ट के लिए लीगल हो सकता है और दूसरी के लिए इलीगल। जैसे बीटा ब्लॉकर्स, जो हाथ या फिर बॉडी जब शेक करती है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, वो शूटिंग में बैन है पर दूसरे स्पोर्ट्स में नहीं। ललित के केस में बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर था, उसको प्रूफ करना था नाडा के ऑफिशियल्स को कि उसने क्या लिया, क्यों लिया और कैसे लिया। तो ललित बोलता है कि अगर मुझे पता ही नहीं कि कोई चीज बैन थी, मैं कैसे प्रूव कर सकूं। सब शॉर्टकट की तलाश में, पर उनको ये नहीं पता कि शॉर्टकट लेते लेते एक डेड एंड आ जाता है। और शॉर्टकट में रिजल्ट थोड़े दिन ही रहेंगे, उसके बाद खत्म ही हो जाना उस बच्चे ने। आजा। जब आप ललित से बात करोगे ना तो कमबैक एक ऐसा वर्ड है जो ललित बार बार यूज करता है। तो कम बैक कर पाते हैं, फिर कम बैक किया मैंने। रोने के बाद, चीज़ें तोड़ने के बाद ललित ने डिसाइड किया कि वो रनिंग को एक और मौका देगा। पर सबसे बड़ा डिसीजन जो ललित ने लिया वो है कि उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा अगर वो इस रास्ते पर चलेगा तो। उसकी फैमिली ज़रूर टेंशन लेती है, पर अब खुश है क्योंकि छोटे भाई को भी एक नौकरी मिल गई अग्निवीर स्कीम में और अब दोनों भाई अपनी चिंता खुद कर सकते हैं। ललित के फॉर्मर कोच फरीद आलम मानते हैं कि वो एक अच्छे एथलीट हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि ललित जेवर के पास एक स्कूल में PE टीचर बन जाए। ललित ने एप्लीकेशन डाली और मेरिट के थ्रू उनको एक नौकरी मिल गई जिससे उनको हर महीने 30,000 रुपये मिलते हैं, जिससे पैसे भी वो कमा सकते हैं और अपना कमबैक भी कर सकते हैं। घर वालों को नहीं देते, मम्मी पापा को। मैं ये और दोनों, हम दोनों सैलरी से अपना काम करा रहे हैं। ललित ने डिसाइड किया कि वो ऑफिशियली 2027 से भागना स्टार्ट करेगा और इसके पीछे एक कारण है। वो यंग एथलीट्स को अब टिप्स और कोचिंग भी दे रहा है ताकि वो गलतियां ना करे तो ललित ने करी। ललित कहते हैं कि बेचारे यंगस्टर्स को कोई ढंग की सीख देता ही नहीं है और ये चीजें ठीक करने के लिए ही वो PE टीचर बने हैं। अपने पहले महीने में ही उनके स्टूडेंट्स को अंडर 6 टूर्नामेंट के स्टेट फाइनल में एक सिल्वर मेडल मिला। ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत छोटी सी खबर हो सकती है, पर ललित और हमारे देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। मेरा टीम मेंबर मोहित ललित से कई बार मिला। पहली बार उसने ललित से पूछा था, जो वो पुलेला गोपीचंद सर है बैडमिंटन के कोच, उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो गरीब घर से, तो मैं बोलूंगा कि आओ ही मत। जब मोहित दूसरी बार ललित से मिला तो ललित के पास जवाब तैयार था। आपने बताया था कि सर गोपीचंद का आप बोले थे उस दिन, तो मैंने देखा था तो उन्होंने सही बात बोली थी। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो स्पोर्ट्स के बारे में सोचते ही नहीं, क्योंकि रिटर्न आ भी सकता है, नहीं तो ना के बराबर ही है। प्लान ए मतलब कि सक्सेसफुल नहीं होता तो प्लान बी हमेशा साथ लेके चलना चाहिए। कोर्स नहीं करके आता तो मेरे को कौन कहाँ रख लेता, मेरे को कुछ पता ही नहीं होता, मैं ऐसे ही कुछ कर रहा होता। अब ये जिम्मेदारी तो एथलीट्स को उठानी होगी, पर एजेंसीज का क्या? ललित जैसी एथलीट्स की कहानी ये क्लियरली दिखाती है कि अहमदाबाद में ओलंपिक्स तो आ जाएंगे, पर उधर मेडल जीतने के लिए प्रॉब्लम हमें जड़ से सॉल्व करनी होगी। मेडल जीतने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी जब पहली बार एक एथलीट रेस भागता है। जड़ी हमारी खोखली होंगी पहले से,
तो आगे चल के वो पेट टिकेगा नहीं ज़्यादा। उन जड़ों को मजबूत करना है, इन चीज़ों से हटाना है। अच्छा मतलब कि जैसे कि वो प्रोवाइड कराते हैं खाद, पानी, वहीं से हम उनको भी, बच्चों को भी शुरू से ही ये चीज़ें दें, बहुत बताएं उन्हें, तो वो अच्छा बनेंगे एथलीट्स आने वाले टाइम में। हमारी इंडिया का यहाँ से यहाँ जाएगा, तिरंगा हमारा हमेशा ही रहेगा, सल्यूट करने का मन करेगा, जैसे कि अभी करते हैं, जैसे कि नीरज चोपड़ा लेके आया था मेरे। उसके बाद इंडिया ने बहुत आगे प्रोग्रेस किया है। अभी डोपिंग टेस्ट स्टार्ट होते हैं मोस्टली नेशनल लेवल पर तब तक कई एथलीट्स में हैबिट बन जाती है और वो ड्रग्स के जाल में फंस जाते हैं। जिस भी कोच से बात करी हमने, उन्होंने हमें यही चीज बताई। जो बच्चे लेते ग्रास रूट लेवल से हैं। दिल्ली स्टेट में ही हम देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे डोप टेस्ट नहीं होता था, तो रिजल्ट बहुत हाई लेवल का रिजल्ट था। जब से डोप टेस्ट हुआ है तो रिजल्ट बिल्कुल डाउन हो गया है। जो बच्चे मेहनत कर रहे थे, जो स्टेरॉइड का यूज नहीं कर रहे थे, उनको मौका मिल रहा है, अब आगे आने का, मेडल जीत रहे हैं। क्योंकि टेस्टिंग से दो फायदे हैं, एक तो आप चीटर्स को पकड़ सकते हो, दूसरा फायदा है कि एथलीट्स में एक डर फैल जाता है। उन्हें डरा भी सकते हैं बच्चों को कि यहाँ पे नाडा टीम आ रही है, तो जिससे कि वो लेने से पहले ही मना कर दे कि नहीं लेना हमें। पर ये करना ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है। जैसे पीसीएम चंद्रन ने कहा कि हर टेस्ट 20,000 रुपए का होता है। अब ये एक एथलीट के लिए करना आसान है, पर हजारों एथलीट्स के लिए पूरे देश में इतना आसान नहीं है। इसी वजह से हमें एक फोकस स्ट्रैटेजी चाहिए, जहाँ हमारी एजेंसी को रैंडमाइज टेस्टिंग करनी होगी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल्स में, और अवेयरनेस फैलानी होगी बहुत छोटी उम्र से ही। इसके अलावा हमें कोचिंग फिक्स करनी होगी हमारे देश में। सभी ने हमें ये बताया कि बुरे कोचेस देश का सत्यानाश कर रहे हैं। कोई कोच डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा है, डिग्री कर रहा है, उसके पास कुछ ना कुछ तो अचीवमेंट होनी चाहिए कि वो कोच बनने के लायक है। अब जो बंदा कभी ग्राउंड में नहीं आया, वो कोच बन रहा है, उसको पता ही नहीं है प्रैक्टिस क्या होती है, स्पोर्ट्स क्या होता है, तो वो क्या बच्चों को सिखाएगा आगे। अब कई कोचेस ने NIS पटियाला से सर्टिफिकेट तो ले लिया है, पर ग्राउंड लेवल पर होता क्या है उनको कोई आइडिया नहीं है। पूरा गांव लगता है एक एथलीट बनाने में, और एक बुरे YouTube वीडियो की वजह से एथलीट्स ये सब कर बैठते हैं। ललित को तो सबक मिल गया, पर सिस्टम का क्या? और इसी सिस्टम को बदलने के लिए ललित ने रनिंग और कोचिंग स्टार्ट करी है। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आउटस्किल, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। सी यू नेक्स्ट टाइम।